प्रिय विद्यार्थियों, आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम एंथोसिरोस की लाइफ साइकिल के संबंध में विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर मार्केंसियल्स के दो मेंबर्स रिक्सिया व मार्केंसिया की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया। हम ब्रायोफाइटा के विकास की यदि हम बात करते हैं, जहाँ पर हमने रिक्सिया के थैलस को देखा, रिक्सिया के थैलस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी व इंटरनल मॉर्फोलॉजी का डिस्कस किया। मार्केंसिया के थैलस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस किया। जब थैलस की कायिक संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं तो रिक्सिया के अंतर्गत फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स बनते हैं और फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के साथ ही प्रत्येक दो फिलामेंट के बीच में एयर स्पेसेज होते हैं, जिससे गैसीय आदान प्रदान होता है। लेकिन जैसे हम मार्केंसिया के थैलस की कायिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर जो एपिडर्मल जो सेल्स रिक्सिया के अंतर्गत जो सेपरेट थी और प्रत्येक फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के ऊपर स्थित थी और दो फिलामेंट के बीच में जगह थी, मार्केंसिया के थैलस में ऐसा न होकर यहाँ पर पार्टीशन वाल्स बन जाती है और पार्टीशंस वाल्स से प्रत्येक पार्टीशंस वाल्स के बीच में एक महीन छिद्र बन जाते हैं और एक चैम्बर बन जाता है। उस चैम्बर में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट बन जाते हैं और उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है और सीधे जो ये छिद्र हैं, ये छिद्र वातावरण से जुड़ जाते हैं। उसके नीचे की ओर स्टोरेज रीजन होता है और नीचे राइजोइड्स जो अब लोअर एपिडर्मिस है उसकी कुछ कोशिकाएं एनलार्ज होकर राइजोइड्स बना लेती हैं। साइड में स्केल्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम एंथोसिरोस के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो थैलस है, इस थैलस में प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र, संचय क्षेत्र और लोअर एपिडर्मिस वाला पार्ट, ऐसा इसमें विभेदन नहीं होता है। हम सबसे प्रथम एंथोसिरोस की टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखेंगे। ये डिवीजन ब्रायोफाइटा है, क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा है, ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स है, फैमिली एंथोसिरोटेसी है, जीनस एंथोसिरोस है और स्पीसीज जो इंडियन स्पीसीज है उनमें से जैसे एंथोसिरोस इरेक्टस है, एंथोसिरोस हिमालयंसिस है, एंथोसिरोस वोलेनाई है, एंथोसिरोस ट्रिक्सिटाई है और एंथोसिरोस लोंगाई है। ये जातियाँ मुख्यतः भारत में पाई जाती है। भारत में एंथोसिरोस की लगभग 200 जातियाँ पाई जाती है, जो विश्व के शीतोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में
मिलती है। भारत में लगभग 25 जातियाँ हैं जो नम छायादार स्थानों व पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। एंथोसिरोस की एक वर्षीय जाति एंथोसिरोस इरेक्टस और एंथोसिरोस की बहुवर्षीय जाति एंथोसिरोस हिमालयंसिस है। हम युग्मकोद्भिद प्रवस्था की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एंथोसिरोस का युग्मकोद्भिद गहरे हरे रंग का डॉर्सिवेंट्रल सयान उपवृत्ताकार एवं पालित थैलिस होता है। पालियों के उपान कटे फटे पाए जाते हैं। एंथोसिरोस इरेक्टस के थैलस एक मोटे उदग्र वृंतरूपी स्थान पर विकसित होते हैं। एंथोसिरोस के थैलस में सुस्पष्ट मध्य शिरा का अभाव होता है। थैलस की अभ्यक सतह पर मध्य शिरा क्षेत्र में चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। इसमें गुलिकीय मूलाभास व स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। जबकि जब हमने मार्केंसिया पढ़ा था तो मार्केंसिया के अंतर्गत ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स व सल्क पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर मात्र चिकनी भित्ति युक्त स्मूथ वॉल्ड मूलाभास उपस्थित होते हैं। अभ्यक सतह पर मूलाभासों के अतिरिक्त अनेक छोटे गोलाकार नीलहरित क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिनमें अधि पादप के रूप में नॉस्टॉक जैसे शैवालों की कॉलोनी पाई जाती है। बच्चों में आप लोगों को जो एंथोसिरोस के थैलस के बारे में बात करता हूँ, इसको हॉर्नवट भी कहते हैं। इसको हॉर्नवट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट है, जो इसका कैप्सूल है, वह गायों के सींग की तरह मुख्य थैलस पर लगे हुए होते हैं, इसलिए इसे हॉर्नवट कहा जाता है। अब हम इसके थैलस की आंतरिक संरचना के बारे में विवेचन करेंगे। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, सबसे ऊपर की ओर अपर एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे की ओर एक जैसा अविभेदित कोशिकाओं से निर्मित उत्तक होता है, जिसमें जो कोशिकाएं होती है वह एक जैसी होती है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर इसमें बड़ी बड़ी म्यूसिलेजिनस कैविटी पाई जाती है। ये जो म्यूसिलेजिनस कैविटी है, इनके अंतर्गत नोस्टॉक एनाबिना के थैलस पाए जाते हैं और उसके नीचे की ओर लोअर एपिडर्मिस होती है। लोअर एपिडर्मिस की जो मृदुत्तकीय कोशिकाएं हैं, ये मृदुत्तकीय कोशिकाएं एनलार्ज होकर और राइजोइड्स का निर्माण करती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूं, इसके थैलस की आंतरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। एंथोसिरोस की अपाक्ष बाह्य त्वचा को छोड़कर लगभग सभी कोशिकाएं एक समान होती है। एंथोसिरोस हेलाई में सुस्पष्ट त्वचीय परत का अभाव होता है। एंथोसिरोस लिविस में मध्य क्षेत्र की मोटाई 6 से 8 कोशिका व कुछ जातियों में लगभग 30 से और 40 कोशिका मोटा थैलस भी होता है। इसमें वायु कोष्ठक तथा वायु छिद्र नहीं पाए जाते। थैलस की अभ्यक सतह पर अंतराकोशिकीय श्लेष्म की गुहिकाएँ पाई जाती है, जो अभ्यक सतह पर संकीर्ण अवपंक रंध्रों द्वारा खुलती है। ये रंध्र अवशेषी रंध्रों के समान होते हैं। ये अभ्यक सतह की 2 आसन्न कोशिकाओं के आंशिक रूप से पृथक होने के कारण विकसित होते हैं।
इन श्लेष्मीय कोशिकाओं में नोस्टॉक कॉलोनी पाई जाती है। नोस्टॉक के तंतु अवपंक रंध्रों के द्वारा थैलस में प्रवेश करते हैं, जिनके प्रवर्धन से गोलाकार कॉलोनी विकसित हो जाती है। एंथोसिरोस के थैलस में नोस्टॉक की उपस्थिति को सजीवी साचार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनके थैलस को निर्जर्मित मृदा में उगाने पर उनकी वृद्धि सामान्य रूप से होती है। इसके अतिरिक्त कुछ जातियों में शैवाल युक्त श्लेष्मीय गुहिकाएँ पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है। थैलस की प्रत्येक सेल में बड़े आकार के एक या अधिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एंथोसिरोस पियर्सोनाई की प्रत्येक कोशिका में 2 तथा एंथोसिरोस हेलाई में 4 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट बिंबाकार या अंडाकार होते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के केंद्र में एक सूक्ष्म पायरिनोइड पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में उस श्रेणी के पौधों के समान पट्टिल संरचनाएं होती है। क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड की उपस्थिति एंथोसिरोटोप्सिडा क्लास का प्रमुख लक्षण है। और इस प्रकार से जो पूर्ण विवरण आपने जो पढ़ा, ये स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत जो थैलस की है, ये रिक्शिया से लेकर और एंथोसिरोस तक, तो एंथोसिरोस का जो सेल से जो प्रकाश संश्लेषी एरिया है वह अलग या संचय क्षेत्र अलग न होकर इस कोशिका में ही ये क्षमता होती है जो वह प्रकाश संश्लेषण भी करती है और स्टोरेज भी होता है, और समस्त जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है इसी कोशिका के द्वारा हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन पर। एंथोसिरोस में कायिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। थैलस की प्रगामी एवं गलन से, जैसे एंथोसिरोस पियर्सोनाई, एंथोसिरोस लेविस और एंथोसिरोस हिमालयंसिस। दूसरा ट्यूबर द्वारा, क्योंकि ये जो कायिक जनन है जो हमने थैलस की डेथ एंड डीके के द्वारा आप लोगों को बताया, सेम उसी प्रकार से जैसे रिक्शिया और मार्केंसिया में होता है। ट्यूबर द्वारा जो नेक्स्ट कायिक जनन होता है ये पाया जाता है एंथोसिरोस हेलाई में, एंथोसिरोस पियर्सोनाई में और एंथोसिरोस ट्यूबरोसस में। जेएमई द्वारा एंथोसिरोस के अंतर्गत भी एंथोसिरोस ग्लैंडुलोसस में, एंथोसिरोस फॉर्मोसी आदि में थैलस की अपाक सतह पर अनेक जेमी पाए जाते हैं। ये मात्र पौधे से पृथक होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। चिरस्थायी वृद्धि शीर्षों द्वारा एंथोसिरोस पियर्सोनाई, एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस आदि जातियों में ग्रीष्म ऋतु आने पर थैलस के अग्रभाग को छोड़कर शेष भाग सूख जाता है और इनका सूक्ष्म शीर्षस्थ वृद्धि क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में सुषुप्त अवस्था में रहता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह बिंदु सक्रिय होकर नए थैलस का निर्माण करता है। लैंगिक जनन। एंथोसिरोस की उभयलिंगी जातियां जैसे एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस, एंथोसिरोस हिमालयंसिस व एंथोसिरोस पक्टेटस तथा एक लिंगाश्री जातियां हैं, लेकिन एक लिंगाश्री जातियां जैसे एंथोसिरोस लेविस, एंथोसिरोस हेलाई, एंथोसिरोस पियर्सोनाई और एंथोसिरोस एरेक्टस उभयलिंगी जातियां हैं। उभयलिंगी जातियां पुंपूर्वी होती है तथा इसको हम यदि समझाना चाहूँ तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसमें नर तथा मादा थैलस की जो नर और मादा जो थैलस बनते हैं, जो जो उन पर जननांगों का निर्माण होता है, तो पहले एंड्रोसियम का निर्माण होता है, पहले एंथ्रीजोइड्स बनते हैं, उसके बाद आर्चिगोनियम परिपक्व होती है। नर तथा मादा जननांग थैलस की अपाक सतह पर वृद्धि क्षेत्र के ठीक पीछे विकसित होते हैं। इनका विकास संभवतः दीप्तिकालिता से नियंत्रित होता है।
पूधानियों का निर्माण पूधानी कोष्ठकों में एकल या समूह में होता है, जबकि स्त्री धानियाँ थैलस की अपाक सतह पर अलग अलग विकसित होती है। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, पूधानी का विकास। एंथोसिरोस में पूधानी का विकास अंतर्जात होता है, जो थैलस के अपाक सतह पर पूधानी कोष्ठकों में विकसित होती है। यहाँ पर अंतर्जात पूधानी का विकास का मतलब यहाँ पर एंथ्रीडियल चैम्बर्स बन जाते हैं। इन एंथ्रीडियल जो चैम्बर्स हैं इनके अंतर्गत पूधानियाँ बनती है।